आज मैं एक ऐसे लड़की से आपको मिलवाने वाली हूँ जो कश्मीर की है और जो एक्स मुस्लिम है और वो अपनी कहानी बताएगी कि वो एक्स मुस्लिम कैसे बनी, वो भी कश्मीर में। मतलब ये बहुत ही सेंसिटिव जगह है, आप सबको पता है। तो वो बताएंगी कि वो एक्स मुस्लिम कैसे बनी और वो सनातन को अपनाना चाहती है, लेकिन उसे थोड़ा वक्त लगेगा सनातन में आने के लिए। तो वो अपनी कहानी बताएगी, तो मैं उनको स्ट्रीम पर लेती हूँ। इनका नाम है आयशा। जैसे आपने थंबनेल में देख लिया होगा, इनका नाम आयशा है और ये एक एक्स मुस्लिम है। जी आयशा, बहुत बहुत नमस्ते। जी, नमस्ते मैम। जी नमस्ते। आयशा, बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत आभार कि आप मेरे शो पर आई। आपका बहुत बहुत स्वागत है। कश्मीर में आप रह रही हैं और कश्मीर आप खुद भी जानती हैं, हम सब, सारी दुनिया जानती है कि कश्मीर में एक्स मुस्लिम होना कितनी बड़ी बात है। एक एक्स मुस्लिम होना, और आप अभी तक अपने परिवार के साथ हो। तो मैं जानना चाहती हूँ कि आप एक नॉर्मल फैमिली में पैदा हुई होंगी जहाँ पर आपने सारी तिलावत की होगी, मतलब जिस तरीके से एक मुसलमान के घर में होता है वो सब तो आपने किया ही होगा। हाँ, हाँ, सब किया है। ए टू ज़ेड सब कुछ। कुरान पढ़ना, नमाज़ें पढ़ना, 5 वक़्त की नमाज़ें पढ़ना और जी रोज़े रखना, ये सब किया है मैंने। जी। हुँ। तो आपने रोजे रखे, कुरान की तिलावत की होगी, आपने सब कुछ किया है, 5 वक्त की आप नमाज पढ़ती थी। तो ऐसा क्या हो गया कि आपको ऐसा लगा? क्या आपने कुरान की मीनिंग वाली मीनिंग पढ़ लिया आपने, या ऐसे क्या हुआ कि आपको लगा कि मुझे इस्लाम से मतलब थोड़ी सी, मतलब आप वो हो गई कि मुझे इस्लाम में नहीं रहना है? तो ये कहाँ से शुरू हुआ और कब? मेरे साथ एक्चुअली बचपन से ही कुछ न कुछ घटित रहा था, कुछ न कुछ हो रहा था। धीरे 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 जब बहुत कुछ हो गया मेरी लाइफ में, इस्लाम किसी की वजह से ही, ऐसी आइडियोलॉजी की वजह से, बचपन से ही। तो जी जैसे मैं छोटी 5 साल की एज से ही ऐसा ऐसा फील किया, ऐसा ऐसा होने स्टार्ट हुआ मेरे साथ। फिर धीरे धीरे जब लाइफ के ऐसे मोड़ पे, अभी मेरे को 3 साल, आई थिंक 2 साल, 2 साल हो गए, 2 ढाई साल हो गए मैंने इस्लाम छोड़ दिया। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इस 2 ढाई साल पहले इस यहाँ पे आके मुझे बहुत सी ऐसी चीज़ें पता चली जो आम मुस्लिम्स को नहीं पता होती हैं। वो जी सिर्फ बस कुरान की जो अरबी लफ्ज़ में होता है, जो अरबी होता है उसको रट लेते हैं और उसके अलावा उनको कुछ पता नहीं होता है। जी। तो इसलिए मैंने जब वो जाना, पहचाना, जाँच की कि हाँ, ये सही है, ये नहीं है, किताबें खंगाली, हदीसें देखी, तो जब मुझे पता चला कि अरे ये सब, फिर मैंने छोड़ दिया खुद ही। अच्छा, हुँ। तो आपने छोड़ दिया, लेकिन ऐसे 5 साल की आप थी, तो ऐसे क्या हुआ कि आपको, आपके साथ क्या घटित होता रहा जो आपको इससे दूर किया? मतलब आप कोई एग्ज़ाम्पल मुझे देंगी कि मतलब। जब जब मैं 5 साल की थी, क्योंकि उससे पहले का मुझे इतना याद नहीं है। 5 साल की एज से मुझे याद है, उससे पहले का मुझे इतना याद नहीं है। लेकिन इतना याद है, जब मैं 5 साल की थी तो घर में कज़न्स वगैरह आते थे, जैसे फूफो के बेटे, हाँ, हाँ, वो हाँ। हाँ, तो उनका फिजिकल टच, गंदा टच होना और उनका ये सब, वो सब, मेरा कब डर जाना, छप जाना, वो डरावना बचपन मेरा गुजरा, बहुत ही डरावना। और जी, तो इसकी वो बहुत ही खौफनाक मेरे लिए वो मंजर था। आज भी याद करती हूँ तो अ, सोचती हूँ कि क्या मैं, किस किस कंडीशन में थी मैं उस टाइम। मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, बच्चा जो होता है उसका बचपन छिन जाता है बिल्कुल, जब वो जी, इस कंडीशन में होता है तो। जी। तो तो मतलब
आप इतनी छोटी थी तो आपने कभी अपने पेरेंट्स को बताया नहीं, कभी आपने उनको जाके कहा कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है? जहाँ तक मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करती हूँ या जो सोचती हूँ, तो उसमें यही लगता है कि उसमें उस एज में बंदा, जो बच्चा होता है, वो सुनाने की कंडीशन में, वो इतना खौफ में और इतना डर में हाँ, होता है, हाँ, और वो सुनाने की कंडीशन में नहीं होता किसी को। उस टाइम पे वो नहीं सुन, बहुत ही एक्चुअली मुस्लिम फैमिली में लड़कियों को खासकर अ, ऐसे नहीं, ऐसे रहना है, ऐसे नहीं, ऐसे हाँ, लड़कियां ऐसे नहीं करती, ये नहीं करती, पर्दे में रहना है। छोटे बच्चों को ही सिखाना शुरू कर देते हैं, या ऐसे नहीं, ऐसे करना है। तो उस टाइम पे और अजीब सा खौफ होता है, वो नहीं डिस्कस कर सकते, अपनी फैमिली के साथ नहीं बता सकते हाँ, ये सब बहुत छोटी बातें। थी, 5 साल, मतलब आप हम्म। बहुत ही छोटी थी तभी। जी, हम्म। बहुत छोटी थी। तो ये कब तक चलता रहा? ये सब सिलसिला कब तक चलता रहा? धीरे धीरे ये हुआ। फिर मैंने एक दिन जब वो कज़न एक दिन घर में आए, एक दो तीन कज़न थे, वो ऐसी हरकतें करते थे आके। किसी ने बाजू पकड़ लिया, किसी ने टांग पे हाथ घुमाना शुरू कर दिया, कभी कुछ कभी कुछ। तो जी। तो ये सब होता रहता था मेरे साथ, ऐसी कंडीशंस आती रहती थी। तो फिर एक दिन मैंने एक कज़न को काट दिया था, और मैं दांत से काट दिया था और काट के भाग गई थी। और फिर मैं जब भी कोई आता था तो मैं भाग जाती थी, घर में कोई भी आता था, कज़न कोई भी आता था, मैं भाग जाती थी, मैं पास में रहती ही नहीं थी, कहीं दूर निकल जाती थी, रूम बंद करके बैठ जाती थी। ऐसे होते होते फिर स्कूल बढ़ता गया, क्लासेस बढ़ती गई। फिर उसके बाद साथ साथ में अरबी चढ़ती रही, कुरान पढ़ना, ये वो भी 5 साल की 4 साल की एज से स्टार्ट था, वो बचपन में ही सिखाया जाता है। अच्छा। उम, फिर उसके बाद धीरे धीरे लाइफ आगे बढ़ती गई। फिर प्राइमरी स्कूल पास किया। फिर उसके बाद जब मिडल स्कूल के लिए, उससे आगे 7th 8th क्लास में, हम्म, तो वो हम्म, थोड़ा घर से दूर जाना पड़ता था स्कूल में। अच्छा, अच्छा। तो मतलब 9-10 किलोमीटर यहाँ से दूर है, वहाँ से दूर जाना पड़ता था स्कूल के लिए। तो रोज अप डाउन करने से अच्छा, घर वालों ने कहा, पापा ने, मम्मा ने कहा कि आपको ताऊ का घर है वहाँ पे पास में, स्कूल के पास में ही है, तो वहाँ छोड़ हाँ, देते हैं। तो हम वहाँ पे रहने लगे, मैं और मेरी सिस्टर। अच्छा। तो वहाँ पे हम 1 साल रहे। 1 साल के हम्म, बाद मैंने, कुछ ऐसा हुआ वहाँ पे, तो मैंने छोड़ा, सोचा कि अब यहाँ पे रहना सही नहीं है, सेफ नहीं है हमारे लिए। तो हम्म, वहाँ पे एक्चुअली रात को रूम में हम सोए होते थे, तो ताऊ जी का बेटा ही रूम में आके उल्टी सीधी हरकतें करने स्टार्ट हो जाता था। ओहो। तो हुँ, तो बहुत परेशानी झेली, बहुत ज़्यादा। मतलब रूम में आ जाना, कभी यहाँ से हाथ लगाना, कभी वहाँ से हाथ लगाना, कभी ऐसे, बहुत बहुत परेशानी वाले दिन काटे हैं, बड़ा रो-रो के। फिर एक दिन मैंने चिल्लाई ज़ोर से रात को कि तुम यहाँ पे क्या करने आते हो? ये वो, ये क्या हरकतें करते हो तुम आके? तो हम्म, मैंने कहा, मैंने शोर मचाना शुरू कर दिया कि अगर मैं शोर मचाऊँगी तो तुम्हारे हम्म, मम्मी-पापा आ जाएँगे। और तो फिर उसके बाद उसने रूम में आना तो छोड़ दिया, लेकिन बाहर तंग करना शुरू कर दिया, रूम मतलब स्कूल से आते समय रास्ते में।
फिर उसके बाद हमने बोला कि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। हम्म। पापा कोई बात नहीं, हम अप डाउन कर लेंगे रोज, लेकिन यहाँ पे नहीं रहना, हमें अच्छा नहीं लगता किसी के घर रहना, ऐसे बोल के हम वहां से निकल गए। तो दोनों आपकी दोनों बहनें, मतलब आपकी जो दूसरी बहन थी उसके साथ भी यही हरकत करता था वो? हाँ। तो ओह! फिर उसके बाद हम आ गए 8, 9, 10th तक स्टडी किया यहाँ पे अप डाउन करके ही। हुँ। फिर उसके बाद हायर क्लासेस, जब उसके बाद के लिए हमने कहा, पापा ने कहा कि एक्चुअली मैं यहीं पे रही, मेरी सिस्टर जो है वो कहने लगी मुझे यहाँ नहीं पढ़ना है उसके हुँ, हुँ। बाद। तो हुँ, हुँ। वो कह रही है कि 8th उसने पास किया तो वो कहने लगी कि मुझे नानी के घर चले जाना है, क्योंकि वो हुँ। कश्मीर से काफ़ी दूर था, वो जम्मू में घर था नानी का। तो अच्छा। वो वहाँ चली गई नानी के घर में। तो हम यहाँ ही मैं यहाँ ही रही, इधर ही अप डाउन करके ही पढ़ाई करती रही। अच्छा। तो फिर उसके बाद जब मेरा 10th क्लियर हुआ तो पापा ने कहा तुम भी सिस्टर के लिए उसी के पास चले जाओ। रहो, तो हाँ। हाँ, उसी के साथ रहो। तो जी। हम वहाँ पे, एक मामू थे वो अलग ही रहते थे, मतलब मेरी बुआ के साथ शादी हुई जी। थी, मेरे फूफो के साथ शादी हुई थी। तो मेरे मामू के साथ मेरी फूफो की शादी हुई थी, तो वो अलग ही रहते थे। तो उन्होंने कहा हमारे पास आ जाओ फूफो ने। हुँ, तो हुँ। हम उनके यहाँ रहने लगे। तो फिर 11th 12th वहाँ से करने लगे। कुछ जी। दिन हुए थे वहाँ रहते हुए, तो वहाँ पे भी बहुत से दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अ, मामू जो है वो ही कुछ अजीब अजीब सी हमारे साथ हरकतें करने लगे, मेरे साथ, बहुत ही अजीब। तो हुँ। मुझे बहुत अजीब लगा, बहुत ज़्यादा। लेकिन मामू शादीशुदा थे? मामू वैसे शादीशुदा थे? मामू की शादी मेरी फूफो से हुई थी, 4 बच्चे थे उनके। ओके, 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 अच्छा। फूफी और ओके, हुँ। समझ गई, हाँ। अच्छा। हुँ, हुँ। तो तो फिर वो उनके 4 उन्होंने, बच्चे भी थे? हाँ, हाँ, 4 बच्चे, 3 लड़के, 1 लड़की थी उनकी। हाँ। तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा परेशान करना शुरू कर दिया। रूम में आके तंग करना, कभी कुछ, मतलब ऐसा मुझे फ़ील हो ऐसा लगता था कि मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दूँ, मैं हूँ ही क्यों? इतना इतना ज़्यादा अजीब लगता था, इतना ज़्यादा, मतलब बहुत ही। फिर एक दिन तंग आके मैंने मम्मी से कही बात, क्योंकि वो हद से ज़्यादा बढ़ने लगे थे। कहते थे कि मेरे साथ ऐसा कर लो, लालच देने लगे तुम्हें। हुँ। मैं तुम्हें फ़ोन लेके देता हूँ, मैं तुम्हें ये लेके देता हूँ, लेकिन मेरे साथ आ जाओ। मतलब अ, बहुत बुरी कंडीशन में थी मैं उस टाइम। जी। फिर फिर तो ये सब बात से आपके पेरेंट्स अनजान थे? अभी तक उनको पता ही नहीं था कि हाँ, ये सब? उनको नहीं पता था इन सब चीज़ का। तो और ना ही उनकी फूफी फिर को पता चला, जो मामू की जो आपकी फूफी है उनको भी नहीं पता चला, नहीं, जो आपकी बुआ है? उस टाइम नहीं पता था। फिर उसके बाद मैंने मम्मी को कॉल किया कि मम्मी ऐसी-ऐसी बात है, हुँ। मुझे नहीं पढ़ना है यहाँ पे। तो उन्होंने कहा क्या हो गया? तो मैंने कहा मम्मा ऐसे-ऐसे बात हो गई मुझे। तो वो बड़े शॉक्ड हो गए और कहने लगे नहीं बेटा तुम्हें गलतफ़हमी हुई होगी, वो हुँ। कुछ ऐसे ही बोलते होंगे। मैंने कहा हाँ। ऐसे बोलने से क्या बोलते होंगे? मैं बच्ची नहीं हूँ अब। अ, उस टाइम हुँ। मेरी 15 साल एज थी। तो मैंने कहा जी। मैं बच्ची नहीं हूँ, इतना तो समझती हूँ ना कि को क्या है, कौन क्या किस बोल रहा तरीके है, से, हाँ, सही कौन बात है। कैसे। तो
मैंने कहा वो तो सीधा ओपनली बोल रहे हैं मुझे ऐसे कर ले, मैं मेरे साथ ये कर ले, मैं ये देने के लिए तुम्हें ये देता हूँ वो देता हूँ। तो जी। फिर मैं ऐसी कंडीशन में आ गई। बड़ी मम्मा ने कहा देख ले, तुम्हें गलत फहमी मुझे लगता है हो गई है, तो हम्म। इसीलिए तुम ऐसा बोल रही हो। फिर धीरे-धीरे और थोड़ा टाइम निकाला, लेकिन उसकी बदतमीज़ियाँ और बढ़ने लगी। फिर मैंने एक दिन फूफो से बात की कि फूफो हम्म। ये ऐसी-ऐसी बात है, ये मुझे ऐसे-ऐसे बोल रहे हैं। हम्म। तो फूफो ने मुझे समझने के बजाय और मेरा साथ देने के बजाय मामू का साथ दिया और मेरे पे ब्लेम लगाना शुरू कर दिया कि ये लड़की खराब है, ये ऐसे करती है, ये लड़कों के साथ घूमती है। हालाँकि उनको पता था कि मैं घर से बाहर सिर्फ़ स्कूल के लिए निकलती हूँ और कहीं नहीं जाती हूँ। हम्म। तो उन्होंने मुझे ब्लेम करना शुरू कर दिया, बहुत ब्लेम किया। फिर राजा के पापा को फ़ोन किया, ये लड़की खराब है, ये पढ़ेगी तो है नहीं, पढ़नी तो है नहीं। और ऐसी कंडीशन में आप खुद बताओ, ऐसी कंडीशन या में कौन से किस्म में कौन कैसे? कौन कौन प्रिपेयर पढ़ाई कौन कर सकता है? कौन कर लेगा? जी मतलब मुझे ऐसा लगता था मैं पागल हो जाऊँगी, मेरा दिमाग अ, स्टेबल नहीं रहता था। उल्टी-सीधी हरकतें करने लग पड़ी थी कि यार मैं क्या हूँ ही क्यों? मुझे बनाया ही क्यों है? फिर उसके बाद घर वालों ने बोला पापा गए वहाँ पे तो मुझे लेके आ गए वहाँ से। कहने लगे तुम ये हो, तुम वो हो, तुम मुझे लेके आ गए वहाँ से। मैं आ गई तो फूफा कहने लगी पापा को इसकी शादी करा दो, ये ठीक नहीं है लड़की, आपका नाक कटवा देगी, ये कर देगी, वो कर देगी। हम्म। हम्म। तो पापा ने फिर घर वालों ने मैंने कहा नहीं मुझे ऐसे मत करो, मैं मेरी कोई गलती नहीं है इसमें, मैं गलत नहीं हूँ। तो सब ऐसा कहने लगे कि तुम शायद अपनी गलती छुपाने के लिए ये सब कर रही हो। हम्म। फिर फिर थैंक यू सो मच। ये एक्चुअली ये मैं आपको बता दूं, आयत 33 सो बयान करे 78:33 बी। ये जो फोन ये जो करती हैं, ये छुपके से करती हैं अपना लाइव, वो आई हैं छुपके से, तो शायद कोई आ गया होगा इसीलिए उन्होंने म्यूट कर दिया है, क्योंकि बहुत तकलीफ होती है एक तो हाँ कश्मीर। सॉरी जी बोलिए। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। सॉरी कोई आ गया था तो इसीलिए। तो जी। फिर उसके बाद उन्होंने बहुत ज़्यादा, फिर घर वालों ने मेरी ज़बरदस्ती शादी करा दी ओह। कि हाँ, उस वक्त ज़बरदस्ती क्या मेरी उम्र थी तुम्हारी? 16 साल। ओह अच्छा, तो शादी करा दी। और आप हाँ, क्या शादी लड़के को करा दी। देखा, या कुछ ऐसा था कि आपने लड़के को देखा, उसने आपको देखा और? नहीं, मैंने नहीं देखा था, मैं कोई बात नहीं हुई थी। और जिसके साथ शादी कराई थी उसकी एज उस टाइम 40 साल थी और वो पहले से मैरिड था। ओह। हे हुँ, भगवान। फिर? तो हाँ, नहीं मतलब आपकी तो शादी करा दी, तो आपने ना कहने पर भी आपकी शादी हुई है, तो ये तो मतलब आप ना कहती रही शादी के लिए। हाँ, हमने कहा कि नहीं मुझे नहीं करनी है, तो उन्होंने कहा नहीं तुम ऐसे ही क्या करोगी अब, पढ़ना तुमसे जाएगा नहीं और हम्म। ये वो हरकतें तुम्हारी ठीक नहीं है। हालाँकि मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर उसके बाद जब शादी हो गई तो मैंने कहा चलो अब
ठीक है, यहाँ तो ठीक रहेगा सब। अगर एटलीस्ट वो सब यहाँ पे तो नहीं होगा जो मेरे साथ वहाँ पे हो रहा था। तो हम्म। मैंने ऐसा समझ के मैंने एक्सेप्ट कर लिया। फिर जब वहाँ पे गई तो वहाँ के हालात और ज़्यादा ख़राब, और ज़्यादा। वो तो बिल्कुल ही बाहर नहीं, बुर्के के हाँ। बिना हम्म, ऐसे तो बाहर निकलना ही नहीं, लेकिन बुर्का पहनना बिल्कुल लाज़मी है। सिर्फ हम्म, अपने रूम में ही आप बुर्का उतार सकते हैं। और अगर कहीं बाहर भी जाना है तो बुर्का अगर नहीं पहना है तो वो चेहरा ढक के रहना है, या घूंघट हम्म, को निकालना है, या चेहरा बांध के रहना है। हम्म, तो धीरे धीरे वहाँ पे मारपीट स्टार्ट हो गई। घर वाले, सास ससुर ननन और इवन हस्बैंड खुद मारने पीटने लगे छोटी छोटी बात पे। घर में बात, कभी मम्मी से बात करनी, उसकी बात पे भी मारपीट स्टार्ट हो जाती थी कि क्या होता है तुम्हें, हफ्ते में एक बार कॉल करनी, वो भी नहीं करने देनी, कि नहीं कॉल नहीं करनी है, क्यों कॉल हम्म। करनी है तुम्हें। तो अपने ऐसी, मायके जा सकते थे तुम? नहीं, वो साल में एक बार, वो भी साथ साथ में आना है। और यहाँ सास आती थी, साथ साथ में यहाँ हस्बैंड आना था, उसी टाइम दिन दिन में रहना है। साल में एक बार आना है, दिन दिन में रहना है, उसी टाइम वापस आ जाना है। तो ओ, जी। हम्म, तो ऐसी ऐसी बात मेरी हुई। फिर उसके बाद थोड़े दिन गुजरे तो मैंने कहा चलो, 3 साल मैंने वहाँ पे काटे रो रो के। तो छोटी छोटी बात पे मार पीट, छोटी छोटी बात पे 3 3 दिन मैंने खाना नहीं खाया वहाँ पे। 3 3 दिन मुझे रूम में बंद करके रख देते थे। 3 3 दिन में बिना खाए पिए रूम में रह लेती थी। एक दिन मैं फ़ोन पे बात कर रही थी मम्मा से, तो मम्मी को बोला कि आपने क्या क्या, मेरी पहले तो नर्क लाइफ थी ही, तो दोजक में तो मैं पहले थी ही। तो मैं वहां से सोचा कि चलो एक्सेप्ट किया, तो आपने तो उससे भी बड़ी हर दोजक में जगह मुझे पे। डाल दिया। क्यों हम्म, डाला, क्यों किया मेरे साथ ऐसा। तो मैं ऐसे बात कर रही थी तो जो मेरा हस्बैंड था उसने सुन लिया। तो वो ओ, घसीटते हुए मुझे रूम में लाया और इतना मारा और रूम में बंद कर दिया, बाहर से ताला लगा दिया और खुद चला गया। 3 दिन मैं वहां पे भूखी प्यासी पड़ी रही वैसे ही। और वहां पे एक छोटी सी खिड़की थी, उस रूम में कोई खिड़की भी नहीं थी। एक छोटी सी खिड़की जो ऊपर की तरफ होती है ना, जिसे रोशनदान बोलते हैं, छोटा सा वो था बस। हम्म, तो हम्म, वो गली की तरफ निकलता था, तो रास्ते में गली थी। तो मैंने वहां से, एक लड़का गया तो मैंने उसको बोला, भैया पानी मिलेगा क्या। तो उसने नीचे झांक के देखा तो मैं नीचे पड़ी थी, मेरी हालत बहुत खराब थी। तो उसने मुझे वहां से पानी की बोतल फेंकी। तो इतने देर में उसकी जो बहन थी उसने देख लिया। तो उसने हम्म, जाके फटाफट सुनाया कि उसको पता नहीं कौन ऊपर से पानी दे रहा है, ये है वो है। तो वो जल्दी से आया, उसकी माँ आई। तो कौन सा यार तुम्हारा आया था तुम्हें पानी देने। और इतना पीटा, इतना पीटा। मैंने कहा मैं मर जाऊंगी, मुझे मत मारो, मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, मुझे मत मारो। तो वो फिर उसके बाद जब देखा कि अब मैं बेहोश होने लगी हूँ, तो फिर लाके मुझे पानी दिया और खाना दिया। ऐसे ही फिर एक दिन उसकी
बहन है वो मुझे गालियाँ निकाल रही थी, कुछ-कुछ बोल रही थी, तो मैं वैसे ही छत पे चली गई। मैंने कहा मैं पूछूँ, आज तो मैं बात करके रहूँगी कि मुझे ऐसा क्यों बोलते हैं, क्यों मेरे साथ इस तरह का सलूक करते हैं। हाँ। तो इतनी देर में उसकी सास आई। मेरी जो ननद थी वो मैरिड थी, तो अच्छा। वो भी उधर ही रहती थी और उसका अच्छा। हस्बैंड भी उधर ही रहता था। हम्म। तो जब मैंने उसके हस्बैंड को बोला कि यार तुम्हारी वाइफ ऐसी है तो ऐसे क्यों बोलती है, मुझे उसको समझा नहीं सकते हो तुम, गुस्से में मैंने बोला। तो हम्म। फिर जाके मेरा हस्बैंड छत पे था, मैंने उसको बोला जाके, तो उसने मुझे जोर से चांटा लगाया आगे से कि तेरी जुबान बहुत खुल गई है, तुझे सबक सिखाना पड़ेगा। इतने देर हम्म। में उसकी माँ आई और उसने मुझे इतना बड़ा, वो जो गाय भैंसे चराने के लिए डंडे नहीं होते बड़े बड़े, उसके साथ पूरे छत पे घसीट घसीट के मारा। इतना मारा कि मैं मतलब पेट में टांगे इतनी जोर जोर से मारी कि मेरे मतलब वो जो पीरियड्स आगे ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई मुझे। और इतनी ज़्यादा परेशानी हो गई कि मैं सांस नहीं ले जा रही थी मुझसे। और इतना घसीटा था कि मेरा एक शोल्डर जो है वो डिसलोकेट हो गया। बहुत ज़्यादा पेन हुई मुझे। शोल्डर ही मतलब उसकी हड्डी निकल जिसको गई एक साइड से। इतनी इतना इतना। और जब मैं नीचे जमीन पे पड़ गई, तब तक मारते गए जब तक अब देखा कि ये कोई रिएक्ट नहीं कर रही है, इसको कुछ नहीं हो रहा है, बोल भी नहीं रही है, तो चले गए मुझे। मैं उधर ही पड़ी रही। जब आधे घंटे के बाद मुझे होश आया तो मैं देख रही हूँ, तो मैं नीचे उठ, इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उठ के सीढ़ियाँ नीचे उतरूँ चल के, तो मैं बैठ बैठ के सीढ़ियाँ नीचे उतरी, बैठ बैठ के। और उनके घर में दरवाजा एक पीछे से था, एक मतलब एक गली से पीछे वाली गली में निकलता है, एक आगे वाली गली में निकलता। तो जो पीछे वाला दरवाजा था मैं उधर से भाग निकली, भाग के आ गई। जिस हालत में थी, पाँव में चप्पल नहीं थी, सर पे दुपट्टा नहीं था, कुछ भी नहीं, ऐसे ही कपड़े जो थे वो भी मार मार के घसीट घसीट के फट चुके थे। और जिस हालत में थी मैं उसी हालत में वहां से भाग गई। और मैंने कहा अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मैं चली जाऊंगी घर। फिर उसके बाद में कुछ भी मिला, गाड़ी मिली, लिफ्ट ली, कि कहीं किसी तरीके से मैं यहाँ पहुंची। यहाँ पहुंची तो घर वालों ने हालत देखी, अरे क्या क्या हुआ तुम्हें, ऐसी हालत क्यों की तुम्हारी, किसने की। तो पहले तो डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा कि ये बड़ी ऐसी हालत है, क्या हुआ है बेटा तुम्हें। तो मैंने कहा कि मुझे ना ये ऐसी ऐसी बात हो गई है। मैंने उनसे बात की तो मैंने कहा ऐसी ऐसी बात हो गई है मेरे साथ। तो उन्होंने कहा ये तो डोमेस्टिक वायलेंस का केस बनता है, तो तुम केस करो, पुलिस को बुलाते हैं। तो मेरे पापा ने मना कर दिया। पापा ने बोला नहीं, कोई केस वेस नहीं बनता, ये गिर गई होगी कहीं तो ऐसी बातें बना रही है। फिर उसके बाद मैं मुझे वहाँ से लाया घर। 2 ढाई महीने यहाँ पे रही। फिर पापा ने कहा बुलाना पड़ेगा उनको, तुम्हें भेजना तो है वहाँ पे। मैंने कहा मुझे नहीं जाना उस नरक में फिर से। ये ऐसी दोजक मैं दोबारा नहीं देखना चाहती, मैं उस दोजक में नहीं जाना चाहती फिर से। नहीं पापा बोलने लगे नहीं, 100 झगड़े होते हैं आपस में लेकिन ऐसे नहीं होता, घर अपना घर होता है, तुम्हें जाना पड़ेगा, ये वो। फोन पे बात की तो उसने कहा भेज दो लड़की को, ऐसे ही हम नहीं आएंगे लेने के लिए। बहुत घमंड में, बहुत अकड़ में। तो पापा ने कहा
तुम जाओ। मैंने भी शर्त रखी, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी ऐसे। मैं जब तक वो लेने नहीं आएंगे मैं खुद नहीं जाऊंगी। मैंने कहा नहीं। तो ऐसे ही करते करते 6-7 महीने गुजर गए। 6-7 महीने के बाद उन्होंने केस किया कि ये हमारा गोल्ड, हमारे इतने पैसे, हमारा 10 लाख और हमारी गोल्ड वोल्ड सब लेके भाग गई है। तो जब उन्होंने केस किया, फिर यहाँ से रिटर्न केस हुआ कि ऐसे ऐसे नहीं, फिर केस किया। फिर मैंने अपनी वकील से बात की और कहा कि हाँ, मुझे डाइवोर्स फाइल करना है, सिर्फ ये केस नहीं करना है, मुझे डाइवोर्स फाइल करना है। फिर उसके बाद मैंने डाइवोर्स फाइल किया और फिर फाइनली वो बोलते नहीं, मैं एक और शादी करनी है और तुम्हें भी नहीं छोड़ना है, तुम्हें भी रखना है और एक और शादी भी करनी है। तो फिर उसके बाद जब मैं डिवोर्स तो देने के लिए रेडी नहीं था, बड़ी मुश्किल से केस लड़ लड़ के डिवोर्स लिया मैंने। डिवोर्स लिया। फिर इस दौरान मेरी मुलाकात एक इंसान से हुई। उनका मैं तहे दिल से बहुत शुक्र करती हूँ कि अगर वो मेरी लाइफ में नहीं आते तो शायद मैं आज नहीं होती। मैं बहुत उस टाइम बहुत बुरी कंडीशन में थी, बहुत डिप्रेशन में थी मैं। शायद मैं सुसाइड कर लेती, 2-3 बार कोशिश की सुसाइड करने की, शायद मैं मर गई होती, अब तक होती नहीं। फिर वो मेरी लाइफ में आए और उन्होंने मुझे इतना अनकंडीशनल सपोर्ट दिया, इतना अनकंडीशनल सपोर्ट दिया, हर तरीके से, हर तरह से। और उनके साथ मैं धीरे धीरे अपने दिन, तो फिर एज ए फ्रेंड हम मिले थे। तो फिर बात बात हुई, फिर हम रिलेशनशिप में आए। तो फिर मैंने उनसे कहा, उन्होंने कहा कि, मैंने कहा देखो आप क्योंकि वो हिंदू रिलीजन से हैं, तो मैंने कहा मैं तब तक मेरे साथ इतना कुछ हो गया था और लेकिन मैं समझ ही नहीं पा रही थी इस चीज को कि ये एक आइडियोलॉजी की वजह से हो रहा है किस या ऐसा ही होता है। मैं तो ये समझती थी कि नहीं, ये सब बहुत अच्छा है, इनके जब बस इसमें जो लोग हैं वो इसको खराब करते हैं। अब मुझे ये नहीं पता है कि आइडियोलॉजी ही गलत है ये वो। फिर धीरे धीरे बात बढ़ती गई, तो मैंने उनको कहा कि हम रिलेशनशिप में तो हैं, लेकिन आप हिंदू हैं, मैं मुस्लिम हूँ, तो आगे का क्या? तो आप मेरी तो हर एक बात जानते हैं, मेरे पास्ट के बारे में मेरे। तो उन्होंने कहा मुझे तुम्हारे पास्ट से कोई मतलब नहीं है, तो मैं शादी करना चाहता हूँ तुमसे। तो एक मैंने आयशा, कहा तो अब रिलीजन का डिफरेंस तो है ना। आयशा, 1 मिनट, आई एम हाँ। सो सॉरी, मेरा मेरा लैपटॉप हैंग हो गया था तो मैंने कुछ भी नहीं सुना काफी टाइम से। तो मुझे हम्म। बताइए, आपने कहा कि आपको मारा और आप बेहोश हो गई थी, उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं सुना, प्लीज आप रिपीट कीजिए। ओके ओके। तो जी। जब मुझे मारा वहाँ पे, और वो जो मेरा शोल्डर डिसलोकेट हो गया था, तो मुझे मारा गया, पीटा गया बहुत। तो मैं बहुत बेहोश हो गई। तो उन्होंने जब जी। देखा कि अब ये कोई रिएक्ट नहीं कर रही है, बेहोश जी। हो गई है, तो जी। अब वो फिर मुझे वहीं पे अधमरा छोड़ के चले गए। हाँ। तो मैं वहाँ से उठने की कंडीशन नहीं थी मेरी कि मैं उठ पाती, उठने की हालत में नहीं थी मैं। जी। तो मैं सीढ़ियाँ नीचे उतरनी थी, तो मैं नीचे इतना हिम्मत नहीं थी कि मैं उठ के चल के नीचे उतरूं। तो मैं बैठ बैठ के ना, ऐसे स्टेप बाय स्टेप, जैसे बैठ हाँ। बैठ के घसीट, ऐसे बैठ बैठ के मैं नीचे उतरी।
हुँ, और हुँ। उसमें क्या था कि एक दरवाज़ा पीछे की तरफ निकलता था घर का, एक आगे की तरफ था। हुँ, हुँ, हुँ। तो मैं पीछे वाले दरवाजे से निकल गई और धीरे-धीरे जैसे दीवारें, लोगों की गली, दीवारें पकड़ के मैं रोड पे पहुंची और फिर उसके बाद मैंने वहां से लिफ्ट ली, किसी तरह किसी लिफ्ट ली, कोई गाड़ी की, किसी तरह से मैं जिस हालत में थी, मेरे पाँव में चप्पल नहीं थी, मेरे सर पे दुपट्टा नहीं था, जिस हालत में थी उस जी, हालत वैसे में मैं घर पहुंची। ओके। घर पहुंच फिर मैं यहाँ पहुंची, यहाँ फिर घर वालों ने मेरी हालत देखी। हालत देखने के बाद फिर मुझे कहने लगे कि तुम इलाज करवाया। पहले मुझे हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ हुँ, के हुँ। डॉक्टर ने मुझे जब वो मेरी शोल्डर का एक्सरे ले रहा था तो वो एक्सरे लेते लेते पूछा कि तुम्हारी ऐसी हालत हुई कैसे कैसे है, क्योंकि मेरे बहुत सारे मुंह पे निशान थे, जगह जगह नीला हो जाता है ना, नील हो जाते हैं ना, वैसे जी, हो गए थे। जी। स्किन पूरी कहीं कहीं से फट चुकी थी, स्किन घसीट घसीट के, ऐसी जी। मेरी हालत थी उस टाइम। तो हुँ, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें ये क्या हुआ है, तो मैंने बताया उनको कि मेरे को ऐसे हुआ है। तो तो उन्होंने कहा कि पापा को ये इन पे केस करो, डोमेस्टिक वायलेंस का केस हुँ, पड़ता है। हुँ, तो पापा ने कहा नहीं, ये ऐसे ही बोल रही है, इसको ऐसा कुछ नहीं हुआ है, इसको बस हाँ, ये गिर गई होगी कहीं, तो ये ऐसे कुछ बात नहीं है, आप इलाज करो जल्दी। उन्होंने हाँ। फिर वो वो शोल्डर पे वो होता है, उन्होंने वो करके सेट करके डॉक्टर ने, और वो प्लास्टर जैसा वो हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल जोड़ बस देते हैं वैसा करके, वो करके उन्होंने वो किया। फिर घर आई तो पापा ने कहा, जब 5-6 दिन बीत गए तो पापा ने कहा कॉल करते हैं, तुम्हें लेने आएंगे। मैंने कहा नहीं, मुझे ऐसे दोजक में नहीं जाना है फिर से, मुझे इस दोजक से निकलना है, मुझे नहीं जाना। तो पापा कहने लगे ऐसी कोई बात नहीं होती, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं घरों में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हुँ, अब घर छोड़ दो। तो मैंने कहा ये लड़ाई झगड़ा लग रहा है आपको, हुँ। मैं मर एक मरने मरी पर आई। नहीं, जो मेरी हालत हुई, तो मैं नहीं जाऊंगी अब वहां पे। ऐसे ही जी। करते करते फिर उन्होंने फोन किया कि तुम लेने, मेरे जो हस्बैंड थे, एक्स हस्बैंड, उनको फोन किया कि इसको लेने आ जाओ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं आऊंगा, इसको खुद ही आ जाना चाहिए, जैसे गई थी भाग के यहाँ से, ऐसे खुद हुँ, ही आ जाना चाहिए। हुँ, तो हुँ, मैंने कहा नहीं, जब तक ये, अच्छा ऐसी बात है तो जब तक ये नहीं आएंगे मैं नहीं जाऊंगी। मैंने एक शर्त रखी कि मैं ऐसे नहीं, ऐसे रहूंगी। हुँ, हुँ, तो फिर वो आए नहीं, तो उनमें से कोई भी नहीं आया, मतलब उसकी फैमिली में से कोई भी नहीं आया घर। तो मैंने फिर जब ऐसे ही 5-6 महीने गुजरे तो उन्होंने केस कर दिया कि ये हमारा गोल्ड और 10 लाख रुपए और गोल्ड ये सब लेके यहाँ से भाग गई है। फिर उसके रिटर्न में फिर पापा ने केस किया, करवाया, कुछ भी करके मैंने ही बोल के हाथ पांव जोड़ के केस करवाया कि चलो केस करते हैं, ऐसे नहीं होगा। अच्छा, हुँ, केस किया। फिर उसके बाद जब ये केस वेस किया, फिर मैंने कहा, अपनी वकील को कहा कि नहीं, सिर्फ ये केस नहीं करना है, मुझे डिवोर्स फाइल करना है, मुझे हुँ, डिवोर्स चाहिए। तो फिर वो तो डिवोर्स देने के लिए रेडी नहीं था, वो बोल रहा था मैं एक और शादी करूंगा। फिर क्या हो गया, इस्लाम में 4 शादियां जायज हैं, मैं 4-4 रख सकता हूँ, तो हुँ, एक और शादी करनी है मुझे, 2 और करनी है, अभी 2 ही हुई है मेरी। हुँ, हुँ, तो हुँ। मैं एक और शादी करूंगा अभी। जी। तो हाँ, एक और शादी करनी है मुझे अभी, और तुम्हें भी रखना है। तो हुँ, लेकिन तुम्हें तलाक नहीं देनी है, शादी हुँ, करनी है। हुँ,
तो जी। फिर उसके तो मतलब बाद एक और बात पूछ रही हूँ कि मतलब तुम्हारे अब्बा को अगर तुम्हारी शादी करानी थी तो कोई 20-25 साल के मतलब 25 साल के लड़के से कराते, 40 साल के इंसान से आपकी शादी करा दी। आप 16 साल की और वो 40 साल का, और उसके बच्चे थे पहले बीवी से। नहीं। अच्छा, चलो वो तो हम्म। बेहतर था। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर आपने केस डाल कर दिया है? हाँ, फिर डिवोर्स लिया जैसे वैसे करके। उसके बीच फिर मुझे कुछ टाइम लग गया, कुछ साल का केस मतलब लड़ने में। फिर हम्म, डिवोर्स लिया। डिवोर्स के बाद फिर उसके बाद मेरी लाइफ में एक ऐसे शख्स आए। जी उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि थैंक यू मुझे अनकंडीशनल सपोर्ट देने के लिए। तो उन्होंने मुझे बहुत ही अनकंडीशनल सपोर्ट दिया, बहुत ही। मेरी इतनी ज़्यादा उन्होंने मतलब क्या ही बोलूँ, अब मैं अल्फाज नहीं है कुछ बोलने के लिए उनके लिए। जी उन्होंने मुझे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया मुझे। और धीरे-धीरे फिर मैंने कहा कि एक दिन ऐसे ही बैठे बात हो रही थी, तो मैंने कहा आप बोलते हो कि शादी करनी है, तो शादी में तो मुस्लिम हूँ, आप हिंदू हैं, तो क्योंकि वो हिंदू रिलीजन से बिलॉन्ग करते हैं। तो जी उन्होंने कहा मुझे उस बात के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। हम्म, तुम मेरे घर में आओगी, नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, जो करो मैं तुम्हें खुद कुरान ला के दूंगा, तुम्हें जो करना है तुम करो, मुझे उस चीज की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है। तो ऐसी बात बढ़ती गई आगे। फिर उसके बाद एक दिन बात हो रही थी, तो वो मुझे कहने लगे कि उन्होंने कोई एक्स मुस्लिम साहिल हैं, उनकी वो लाइव देखते थे। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी मुझे फोर्स नहीं किया कि तुम, कभी मेरे पे प्रेशर नहीं डाला कि तुम्हें हिंदू ही सनातनी धर्म ही अपनाना है या कुछ ऐसा। कुछ उन्होंने मुझे कुछ ऐसा नहीं कहा। लेकिन वो एक दिन कहने लगे, अरे एक मैं चैनल घूमते घूमते वैसे ही मैं एक चैनल पे पहुंचा, तो एक साहिल, एक्स मुस्लिम साहिल हैं, उनकी लाइफ में जा गया। तो वहां पे देखो जरा, साथ में सचवाला जी हैं, उनकी लाइफ में देखो जरा वो क्या बोल रहे हैं, जरा देखो। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया कि तुम उसी रिलीजन की हो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा शायद। तो वहां पे जाके मुझे कुछ ऐसी बातें पता चली जो मुझे पता ही नहीं था कभी, कि हम्म, ऐसा ऐसा भी है जिसको हम अपना आइडल मानते हैं, मतलब जिसको इतना, इसके लिए लोग मरने मराने पे आ जाते हैं। तो वो जब मैंने उनकी सुना कि वो उन्होंने ऐसे जैसे फॉर एग्जांपल 6 साल की बच्ची से शादी, हम्म, 9 साल की बच्ची के साथ वो ये सब अंडरस्टैंडिंग। रुखसती। हाँ। जी तो जब मैंने ये सब सुना तो इस चीज को कोई जितना भी हम्म, डिफाइन कर ले, लेकिन हम्म, मेरी नजर में उस चीज वो कभी उसकी कोई वो है ही नहीं ना उस बात की। अ, जी आप आप 50 साल के हो और 9 साल की बच्ची के साथ आप कुछ कर रहे हो, जी क्या इसको हम शादी बोलेंगे? इसको तो हम, मेरी नजर में तो वो एक रेप हो गया। मैं तो बोलती हूँ 6 साल की बच्ची या 9 साल की बच्ची का रेप हो गया। मैं उस चीज को ऐसे मानती हूँ। उस चीज को मैं किसी तरीके से डिफाइन नहीं कर सकती। जी फिर फिर मुझे और बातें चली पता, जैसे उन्होंने अपनी बहू के साथ जी भी निकाह हम्म, किया था। मतलब 40 साल की औरत से लेके 9 साल की बच्ची तक
किसी को भी ना छोड़ना, ये मेरे लिए बहुत ही शॉकिंग था। तो मैंने कहा कि मैं इस चीज़ को छोड़ना चाहती हूँ। ये इसको इसको मैं आइडल ही नहीं मानती अपना। ऐसे इंसान को, ऐसी शख्सियत को मैं कभी, ऐसा नहीं मान शख्सियत सकते। कभी किसी के आइडल हो ही नहीं सकता। जी, सही बात तो अब मेरे लिए ये परेशान उस टाइम दिक्कत थी, क्योंकि उस टाइम तक तो सिर्फ एक जिसको आप अपना आइडल मानते हो है। उसका हटना दिमाग से, उसकी हम्म छवि जो रियल है वो सामने हम्म आनी। हम्म, लेकिन उसके बाद ये था कि जो अब अल्लाह तो है, ठीक है। जी ये तो था उस टाइम दिमाग तक तो क्या, चलो ठीक है वो गलत था इंसान, लेकिन अल्लाह है। फिर धीरे जी धीरे मैं जब सचवाला जी को सुनने लगी, क्योंकि वो कुरान के से ही बात करते हैं, तो जी हम बचपन से। जी हाँ, तो कुरान के हिसाब से ही बात करते हैं, तो उनको जब सुनने लगी तो फिर मुझे लगा अरे ये तो मतलब जड़ ही इसकी खराब है। जी हाँ इसको इसमें मानने वाला कुछ है ही नहीं, तो जी इसकी तो जड़ ही खराब है। तो जब मुझे ये फील हुआ तो मैंने खुद ही छोड़ दिया कि नहीं, इसमें कुछ भी नहीं ये है। और मुझे जब मैं मुस्लिम थी, जब मैं इस आइडियोलॉजी को मानती थी, तब भी मैं यही सोचती थी। तब भी मेरे को जो सनातन धर्म है इसमें मुझे बहुत सारी चीजें अच्छी लगती थी, बहुत ही ज्यादा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी गॉड का नाम भी लेते हो, जी जैसे, तो उनके साथ फीमेल का नाम जरूर होता है। जरूर। फीमेल को इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट और इतनी ज्यादा है कि जो गॉड भी हैं वो भी फीमेल के नाम के बिना अधूरे जी कहीं बोले जाते हैं। तो ये मुझे पहले ही बात बहुत पसंद थी। और जब मेरे दिमाग से ये इस्लाम नाम की चीज निकली, हम्म, ये झूठा, ये दिखावा निकला, तो फिर तो मेरे आंखों के सामने बिल्कुल शीशे की तरह क्लियर हो गया कि मुझे सनातन धर्म में ही जाना है। जी तो हम्म, मैं अ, म- मन से मानती हूँ सनातनी अपने आप को। लेकिन हाँ, जो उसकी फॉर्मेलिटीज जो कुछ होती हैं, तो वो मेरी हम्म, नज़र में सबसे ज़्यादा दिल से मानना ज़्यादा ज़रूरी होता है। और हम्म, बाकी जो फॉर्मेलिटीज हैं वो बाद में भी होती रहती है, लेकिन जी। मैं ज़्यादा उसी को मानती हूँ। मैं एक बात पूछती हूँ यहाँ पर आयशा आपको कि जैसे आप ये कह रही हो कि आपके जो आप जिससे आप आपको शादी करनी है, तो वो कहता है कि आप अपने रिलीजन को मान लो, आप ये कर लो, तो क्या आप कभी वापस सोचोगी कि मैं वापस इस्लाम में वही नमाजें पढ़ूंगी और वही कुरान पढ़ूंगी? नहीं, नहीं, वो तब की बात है जब मैं इसमें इस इस्लाम, इस झूठी दुनिया में थी। अब इस जी झूठ से मैं बाहर निकल चुकी हूँ, अब तो मतलब ही नहीं है। अब कई बार वो बोलते हैं कि नहीं ऐसे नहीं है, ऐसे एक्चुअली जब मैं इस्लाम में थी, तो वो कई बार मुझे, क्योंकि वो डायरेक्टली कोई बात नहीं बोला उन्होंने कभी ऐसे ऐसे कि मुझे कोई बात बुरी नहीं लग जाए, तो उन्होंने बात की। जब उन्होंने साहिल की लाइव सुनने स्टार्ट की, तो उन्होंने अ, मोहम्मद साहब के बारे में बोलना शुरू किया। तो जब उनके बारे में शुरू किया तो मैंने कहा नहीं, मैं उनको हमेशा कहानी सुनाती थी एक, जिसका कहीं पे भी कोई सबूत नहीं मिलता जिस कहानी का। मैं वो बुढ़िया कूड़ा फेंका करती थी और एक दिन उनके ऊपर, और वो जो कहानी है आपने भी सुन रखी होगी, तो वो जो कहानी है वो उनको सुनाती थी। तो अभी कई बार वो मुझे बोलते हैं, तो मैं बोलती हूँ अरे मत बोलो, मुझे अपने आप से ऐसे लगता है कि मैं इस इंसान को, ऐसी शख्सियत को अपना आइडल मानती थी, जिसका मतलब क्या ही बोलूं अब मैं बाकी तो सब सामने है आपके।
कि क्या शख्सियत है वो, जिसको लोग जिसके लिए मरने मराने। अच्छा, पिछले दिनों एक जो नुपुर शर्मा ने एक बयान दिया था उसके रिलेटेड, और बिल्कुल सही बोला था, बिल्कुल कोई गलत नहीं था उसमें। तो जब ये एक मुस्लिम कम्युनिटी के लोग इतना भड़क गए, मरने मराने पे आ गए इतना ज्यादा, तो उसमें मुझे एक ही चीज लगी कि या तो इनको इस बारे में पता नहीं है कुछ हिस्से को, कि ये उसकी बयान को गलत इसलिए बना रहे हैं कि कईयों को पता नहीं है, जैसे मुझे पता नहीं था, तो सोच रहे हैं कि उसने बेहुरमती की, मतलब बदतमीजी की हमारे नबी के साथ, या कुछ भी ऐसा सोच रहे होंगे। या तो ये वजह हो सकती है, या फिर वो खुद इस चीज को गलत मानते हैं कि ये गलत हो गया, तो उस चीज का प्रेशराइज, ऐसे प्रेशर होके ऐसे अपना गुस्सा निकालते हैं। ये दो वजह हो सकती है मेरे हिसाब से। ये दो वजह ऐसी है कि जो लोग जानते हैं वो शर्मसार है कि हमारे प्रॉफिट ने ये क्या कर दिया, हम कैसे लोगों हम्म। को जवाब दें, हम कैसे मुंह दिखाएं। ये एक रीजन होता है मेन। और ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पता है, क्योंकि जितने भी ये हैं आजकल सब कुछ, सब लोग मायने भी जान रहे हैं, सब कुछ जान रहे हैं, पर इनको कहीं पर इनसिक्योरिटी होती है कि भाई अभी हमारे इतने पोल खुल रहे हैं तो हमारा इस्लाम कैसे, कैसे इसको हम वो करेंगे, कैसे डिफेंड करें। डिफेंड हम्म। तो करेंगे ही ना, कि 6 साल की हम्म। बच्ची तो बहुत ही छोटी होती है। मैं आपको कहती हूँ कि आप 16 साल की थी, तो आप भी इतनी छोटी सी थी जब आपकी शादी हुई थी। तो मैं अभी आपको पूछती हूँ कि आपको सनातन धर्म में बहुत ज्यादा विश्वास है, बहुत वो है, लेकिन आप रह रही हैं अपने पेरेंट्स के साथ ही अभी भी। हाँ, मजबूरी है अभी फिलहाल मेरा, जी जी। बहुत तो आप बहुत सारी जो, बातों का। जी, तो आपके पेरेंट्स अभी आपके साथ उनका रवैया कैसा है? वो एक्चुअली, मैंने एक दिन बात कर दी थी इसके रिलेटेड के, मैं शायद मुझे ये पसंद नहीं है, ये मोहम्मद हम्म। साहब के तो सही नहीं थोड़ा लगती। डिस्टरबेंस आ रहा है आयशा। हाँ। हाँ, तो मैंने कहा ये मुझे सही नहीं लगती ये बातें, तो मैंने इस बारे में बात की, तो फिर कहने लगे कि जब मैंने एक दो बात उठाई बीच में, मेन हम्म बातें कुछ, तो हम्म मुझे तो सीधा घर वालों, बाकी तो छोड़ो, घर वालों से ही धमकी मिल गई कि हम हम्म। गला काट देंगे अगर ऐसी कोई बात निकली तो। तो फिर मुझे हम्म। शांत होके ही रहना पड़ा, जी क्योंकि जी। तो मेरे उनको हिसाब अभी से। पता नहीं है कि आपको, आपने, अच्छा, आपने जो इस्लाम छोड़ा है, तो क्या वो समझ नहीं पाते हैं कि ये अभी नमाज नहीं पढ़ रही है या ये कोई चीज तिलावत नहीं कर रही है? तो वो समझते हैं इस बात को कि मतलब कहीं पर ये छोड़ चुकी है इस्लाम? तो मैं उनको कहती हूँ ना, जब मुझे बोलते हैं, नहीं इस बात का तो उनको डाउट नहीं है कि वो इस्लाम छोड़ हम्म चुकी हूँ, क्योंकि लेकिन नमाज नहीं पढ़ती हूँ, या कई बार मुझे मजबूरी में खड़ा होना पड़ता है नमाज के लिए कई बार। तो हम्म फिर जब अपने देखती हूँ कि ज़्यादा शक वाली निगाह में, एक्चुअली हम्म यहाँ पे एक दिन हुआ था एक फीमेल लड़की के साथ। एक लड़की हम्म। थी, वो यहाँ पे मतलब कुछ ही दूरी पे है कश्मीर। घर, हाँ कश्मीर हाँ। में कुछ ही हाँ दूरी जी। में है घर। तो हाँ उस लड़की का पता चल गया था कि ये थोड़ा भटक रही है इस्लाम से, हाँ। तो घर वालों ने खुद ही उसको मार डाला था, पॉइजन देके। तो इसीलिए मैं थोड़ा बच के चलती हूँ बहुत सारी हम्म बातों से। हम्म। तो तो थोड़ा, जब तक आप, तो जब, आपका डिवोर्स तो हो गया, वो कोर्ट में सब कुछ वो खत्म हाँ, हो गया, वो सब तो खत्म हो गया आपका? नहीं अभी मेरा एक केस चल रहा है। अच्छा। अभी एक केस चल रहा है।
जी, तो जी, जी। डिवोर्स हो चुका है मेरा, लेकिन एक केस चल रहा है अभी, तो वो थोड़ा उसका वेट कर रही हूँ मैं अभी। जी, जी। तो उसके बाद आप सोचती हैं कि आप घर से निकल के फिर सनातनी होके और आराम से जो भी आपका जीवन साथी है उसके साथ रहें। आप ये हुँ, आपका प्लानिंग है कि आप निकल जाएँ एक बार, क्योंकि अभी आप पेरेंट्स के पास पड़ी हो तो आप कोई ऐसा कदम भी नहीं उठा सकती हो जिससे उनको शक हो। फिर तो जैसा हुँ, आपने हुँ, बताया कि आपके बाजू में जो हुआ है, वो भी करने से आपके पेरेंट्स नहीं हिचकिचाएँगे, क्योंकि अगर वो एक 15 साल की लड़की को 40 साल के लड़के को दे देते हैं शादी करके, 15-16 साल की बच्ची को, तो वो तो ये भी कर गुज़र जाएँगे। तो आपकी हुँ। ये सब चीज़ में ना आयशा, आपकी मम्मी का क्या है? क्या रोल है आपकी मम्मी का? मम्मी तो बहुत बार सोचती हैं, क्योंकि पापा के सामने तो वो भी नहीं बोलती ना। बोल सकती हैं। उनकी हाँ, उनकी हालत ऐसी है कि पापा के सामने वो भी बहुत कम बोलती हैं। एक डिफरेंस होता है जब मम्मी बात करती है और जब पापा बात करते हैं। मम्मी के पास मैं बैठती हूँ तो बात करती हूँ कि मम्मी देखो, ये उनके साथ बात कर सकती हूँ कि देखो ये जिनको आप इतना मान रहे हो, जिनके लिए आप इतने दरूद पढ़ रहे हो, सौ सौ हजार हजार तस्बीह, तो उनकी उनकी लाइफ ऐसी थी, उन्होंने ये किया था। तो वो एक टाइम पे सुन लेती हैं, मतलब सुनती हैं, मतलब इस बात को, भले ही सुनने के बाद वो बोलेंगी कि नहीं ऐसे मत बोलो, वो हमारे ये हैं, वो है नबी हैं, ऐसे हैं वैसे, वो भले ही लेकिन सुन लेती हैं। लेकिन अगर यही बात पापा को थोड़ी सी खबर भी हो जाए या भाई को थोड़ी सी खबर हो जाए तो वो तो मरने मराने पे आ जाते हैं। तो आपके भाई भी हैं, मतलब आपसे बड़े हम्म, हैं कि छोटे हैं आपके भाई? बड़े हैं। ओह! तो बहुत ज़्यादा, मतलब आपको ध्यान रखना पड़ता होगा। बहुत ज़्यादा हम्म, मतलब वो वो तो डेंजरस सिचुएशन है, क्योंकि भाई और बाप ही बहुत मेन होते हैं जो हमेशा लड़कियों को ऑनर किलिंग करते हैं, उसमें भाई और बाप का ही रोल होता है। तो हम्म, जी, तो ये आपकी कहानी है और आप अभी तो वहीं पर फँसी हुई हैं, जो भी है आप वहीं पर हो, जहाँ पर हम्म। मतलब आप नहीं रहना है, आपको निकल जाना है वहाँ से। तो आप अभी क्या सोचती हो अपने लाइफ़ का? आपने कभी काम तो किया नहीं होगा, आपने आपने क्या काम किया है कहीं? नहीं, मुझे अलाउ ही नहीं है बाहर जाने के लिए, तो इवन के यहाँ भी मेरी अलाउड की नहीं है, पेरेंट्स के घर में भी अलाउड नहीं है बिल्कुल? नहीं। ओह! तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो सोचते होंगे कि चलो एक शादी हो गई है, चलो अभी इसकी निपट जाएगी तो फिर मैं हम इसकी दूसरी कहीं करा देंगे? हर रोज रिश्ता लेके आ जाते हैं, कभी कोई कभी कोई, कभी किसी का, कभी कोई तीन तीन बच्चों का बाप है, पहले से शादी, बीवी भी है उसकी, वैसी शादी रिश्ता लेके आ जाते हैं, कभी कोई लेके आ, तो बड़ी मुश्किल से कोई कभी कुछ बोल के कभी कुछ बोल के टालना पड़ता है, मना करना पड़ता है, ऐसे करके। हाँ, ये तो बहुत ही दुखद बात है, मतलब इससे भी कब तक बचोगी जब तक कि तुम बाहर निकलो। और ये तो तुम एक्चुअली वेट कर रही हो कि तुम्हारा केस खत्म हो। हाँ, जी। तो आपके जो क्योंकि छोटी जी। क्योंकि मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अभी तक वहाँ पड़े हैं। अच्छा। बाकी तो जो सामान है मेरा वो तो है ही है, कुछ हाँ, हाँ। गोल्ड है, कुछ मेरी कुछ चीज़ें हैं वहाँ हैं, लेकिन जो मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे वो भी वहाँ पे हैं, क्योंकि उस टाइम जिस कहाँ हालत पे? में मैं, वो आपके जो पहले हस्बैंड है, एक्स हस्बैंड, उनके हाँ, पास पड़े हुए? हाँ, ओह भगवान! अच्छा। क्योंकि जिस हालत में मैं वहाँ से निकली थी वो सही बात है, मैंने हाँ। आपको, तो मैंने लिए नहीं थे, तो वो दे नहीं रहा है, तो उसके लिए मैंने केस फाइल किया, तो उसके लिए मैं अभी लड़ रही हूँ। अच्छा, तो अच्छा, अच्छा, अच्छा। हम्म, हाँ, सारे आपके जो डॉक्यूमेंट्स है और जो भी लीगल वो है, तो वो तो सही बात है, तो आपको तो उसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी अगर आप
अगर आप चेंज भी हो करती हो अपना रिलीजन और जो भी आगे, तो जिंदगी में तो काम हम्म, पड़ते ही है लीगल डॉक्यूमेंट्स हाँ। के। सही बात है, ये तो हम्म, बहुत ही वो है। तो अभी आप ये बताएं कि अभी जो आप मुझे इंटरव्यू दे रही हो, मुझे पता है, मुझे तो पता है कि आप कैसे दे रही हो, छुपके से दे रही हो, वो भी मैं जानती हूँ। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप अगर आप जैसे कह रही थी कि आपको अभी मदद की जरूरत है, तो आप प्लीज मेरे व्यूअर्स से आप इल्तिजा कर सकती हैं कि आपको थोड़ा सा मदद करें, थोड़ा आपकी हेल्प करें। जी। हाँ, मैं यही बोलना चाहती हूँ, एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ सबसे कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। मुझे सपोर्ट की इस टाइम बहुत ज़रूरत है। मैं ऐसी कंडीशन में हूँ कि मैं कहीं बाहर नहीं निकल सकती, कहीं कुछ नहीं कर सकती, और बस यही है कि यही बोलना चाहती हूँ सबसे कि प्लीज़ मेरी सपोर्ट करें जितना हो सके। मेरा ईमेल दिया हुआ है, मैं इनके डिटेल्स दे दूंगी। जो भी मुझे ईमेल करेगा कि आप प्लीज इनकी सपोर्ट कीजिए, जो भी आपसे बन पड़ता है इनकी सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये बहुत परेशान है। और ये किस तरीके से इंटरव्यू दे रही है वो भी मुझे पता है। अगर वो किसी ने इसको इंटरव्यू देखते देते हुए भी देख लिया तो इसकी जान बहुत ज्यादा डिफिकल्टी में आ जाएगी। और मैं जान सकती हूँ कि ये कैसे बंद है, ये कैसे मतलब घर के अंदर कैद की गई है। ये तो ये तो मतलब आम चीज है। मुसलमानों में ये बहुत आम चीज है कि भाई लड़की को बंद कर दो घर में, कहीं जाने आने मत दो। अब फिर या तो उसकी दूसरी शादी करा दो, या तो अगर नहीं मानेगी, कुछ नहीं करेगी, तो फिर उसका तो आप सबको पता है मुझे बोलने की क्या बात है। तो प्लीज आप लोग इनकी हेल्प कीजिए जितना हो सके। देखिए, आपने नैना की हेल्प की थी, निकिता सैनी की भी हेल्प की थी। आपने थोड़ा मोना की भी हेल्प कर दी है। हालांकि मैं ज्यादा चाहती थी कि मोना भी बहुत बहुत मुश्किलों से गुजर रही है, तो उसकी भी जिन्होंने की उनका बहुत बहुत आभार। और अभी हमारी आयशा है, ये तो कोई लव जिहाद की शिकार नहीं है। जैसा आप कहेंगे कि अरे ये तो, जैसे आप लोग हमेशा कहते हैं कि हिंदू लड़कियां क्यों मुसलमान बन जाती हैं, अगर मतलब आप लोगों का ये गुस्सा होता है, मैं समझ सकती हूँ। लेकिन इनका केस वैसा नहीं है। इनका केस यही है कि इनको इनकी इनकी मतलब खुद बचपन से 5 साल की थी तब से लेके अब तक इनका ये शोषण होता रहा, और ये कैसे अपनी जिंदगी गुजारी मैं समझ सकती हूँ। तो आयशा, तुमने कितनी पढ़ाई की फिर? मैंने 12th तक किया है। 12th तक कर लिया आपने? अच्छा। हम्म। अच्छा, चलो अच्छा है कि एटलीस्ट आपने इतना पढ़ लिख लिया। और आगे जाके भी अगर आपको फ्रीडम मिलेगी, और आपका जो जीवन साथी, आप जो सोच रही हैं, जो आपके दिमाग में है कि मैं एक सनातनी से शादी करूंगी, तो आपकी जिंदगी और बेहतर ही होगी। मैं तो यही चाहूंगी कि आपकी जिंदगी बहुत बेहतर हो। और आप सबसे बहुत 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 आप लोगों से मैं विनती करती हूँ कि प्लीज जो भी चाहे इनकी मदद करना, वो मेरे ईमेल मेल एड्रेस चलता ही रहता है, उस पे लिख दें, तो मैं आपको इनके डिटेल्स दे दूंगी, ताकि आप इनको जो जो जैसे भी सपोर्ट करना चाहे प्लीज कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत परेशान है। ठीक है, तो और कुछ कहना चाहोगी आयशा? जी, बस और कुछ नहीं। इतना टाइम निकाला, और वो भी इतने मुश्किल से निकाला, वो बताना चाहोगी हम्म। कैसे मुश्किल से निकालती हो टाइम? एक्चुअली इस टाइम पे मेरे भाई का एक बेटा है, वो सोया रहता है। तो एक्चुअली वो मुझसे ज़्यादा अटैच्ड है, तो वो मेरे साथ इस टाइम मैं उसको सुलाती हूँ। तो इस टाइम के टाइम पे, ये जो 3 से 5 का टाइम होता है, इस टाइम पे कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करता, क्योंकि वो बोलते हैं इसको डिस्टर्ब करेंगे तो बच्चा उठ जाएगा। तो इसलिए मैं इस टाइम पे अलग छोटे से कमरे में अलग छुप के इस टाइम में स्ट्रीम कर रही हूँ। जी, जी। तो ये देखो, इतनी डिफिकल्टी के साथ गुजरते हैं लोग। हम तो फ्रीडम में हैं, हम तो आजाद बैठे हुए हैं, और ये लोगों को कितनी तकलीफ होती है। तो ये मुझे उन्होंने कल ही कहा था कि मैं 3 और 5 बजे के बीच ही आ सकती हूँ, क्योंकि उसके बाद ये बच्चा उठ जाएगा तो मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगी। तो बहुत 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 आभार आपका आयशा, बहुत थैंक्स कि तुम आई। और जरूर तुम्हें सपोर्ट जरूर मिलेगा। मुझे पता है मेरे व्यूअर्स बहुत अच्छे हैं, वो हमेशा सपोर्ट करते हैं, तो आपको भी जरूर सपोर्ट मिलेगा। मैं आपसे जैसे ही मुझे कोई ईमेल आता है, मैं आपका डिटेल लेके उनको भेज दूंगी। ठीक है। जी। और मैं ये भी जी, थैंक यू।
बहुत वो करती हूँ, मतलब ब्लेसिंग्स देती हूँ कि आप जल्द से सनातन की ओर, आप खुद ही चाहती हैं आना तो जल्द से आ जाएं, और आपको बहुत बहुत खुशियां मिले लाइफ में। आपने बहुत तकलीफ गुजारी है, बहुत ज्यादा, मतलब छोटे बचपन से लेके 5 साल से लेके आपने बहुत 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 ज्यादा आपने तकलीफ गुजारी है, जो मैं सुन के भी मुझे हैरत होती है। तो आपका बहुत बहुत आभार, बहुत आभार आपका जी आने का। थैंक यू सो जी, मच, थैंक बहुत। यू आपका भी। बस मेरे लिए प्रे करना कि जी मैं जरूर। जल्दी से इससे बाहर जी निकलूं। जी जी। जी जी बहुत बहुत जी नमस्ते आपको। जी, जी। नमस्ते। तो आज हमने आयशा से बात की, और मेरे घर के ऊपर काम चल रहा है, और मेरा लैपटॉप हैंग हो गया था। ओ माय गॉड, इतनी एंजाइटी, इतनी ज्यादा एंजाइटी हो गई थी। बहुत 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 शुक्रिया, आप लोग सब जुड़े, और आपका बहुत आभार। आप इस लड़की को, अगर आप चाहें तो आप अपने हिसाब से, चाहे वो कितना भी हो, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा मायने रखता है। थोड़ा सा भी अगर आप उसको हेल्प करें, और आपने देखा कि सही कहते हैं ना कि छोटी लड़कियों को भी नहीं छोड़ते हैं, ये कजन्स, ये मामू, ये चाचा, ये लोग अपने छोटी छोटी, मतलब मैं कहने को भी मुझे ये लगता है कि इमेजिन खुद का मामा खुद के ही बहन के बेटी के ऊपर मतलब इतनी गंदी नजर रखता है। मतलब इनके इसमें है ना कि मतलब सब चलता है, सब चलता बदला जो एटीट्यूड है ना, कि भाई आप आपके लिए कोई ये बात की वो नहीं है कि आप ये नहीं कर सकते हो। तो यही वो हाल है। ये बच्ची इतनी ज्यादा इमोशनली कितनी ट्रॉमा से गुजर चुकी हैं, यही मेरे को आज आपको बताना था। तो प्लीज आप लोग हेल्प कीजिए, बहुत बहुत आप लोगों का हेल्प। ये क्या लिख रही हैं, पहले ये पढ़ने दीजिए मुझे। आई टर्न्ड इनटू आफ्टर लिसनिंग टू खयाम। I turned into after. Okay, you turned into an ex-Muslim after listening to Khayyam, I think. Yes. His show is also very nice. Please आप लोग नीलकंठ, खयाम नीलकंठ का भी शो देखिए। उनका बड़ा मजेदार शो होता है, मेरी तरह ऐसा सीरियस नहीं होता है, उनका मजेदार शो होता है। आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, आप लोग बात कर सकते हैं। मुझे बहुत एक बात अच्छी लगी कि साहिल को सुनकर इस लड़की ने जाना कि क्या है। तो देखो, कहीं ना कहीं तो कोई तो बदला ना, किसी किसी को तो समझ में आ गया। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट, एंड आई होप कि कभी मेरे भी चैनल पे कोई ये देखे कि देखो सनातन में कितनी खुशी है, कितना रिस्पेक्ट है, तो ये देखकर कोई अपना दिमाग बदल दे। तो आज रात को 8:30 बजे, 8:30 बजे, जी 8:30 बजे ये शायद, 1 मिनट में जरा देख लूं क्योंकि मुझे फिर खुद याद नहीं आता है। ये है, हाँ 8:30 बजे। जी 8:30 बजे। अमीना नहीं 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 नहीं, सरस्वती जोली, इंडिया इंडिया सरस्वती जोली के साथ मेरा एक स्ट्रीम होने वाला है। आप लोग प्लीज 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 जुड़िएगा, और आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए प्लीज, और नोटिफाई रखना जरूर 8:30 बजे रात को। और प्लीज आप लोग चैनल पे जरूर आइएगा। आप लोग अभी भी इतने मात्रा में आए, थैंक यू सो मच। मैं आपके बहुत 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 धन्यवाद देती हूँ। आप सबको बहुत बहुत प्यार। हर हर महादेव, जय हिंद, वंदे मातरम। जी। आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।